हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको सब्स्टिट्यूशन कंसेप्ट बताया था एक्सरसाइज 3.3 में, और उसका आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था जिसमें आपकी इक्वेशंस थी। उन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना था थ्रू द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे और उसी एक्सरसाइज के, दैट इज एक्सरसाइज 3.3। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज solve 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24, and hence find the value of m for which y equals to mx plus 3। यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस गिवन है और एक थर्ड इक्वेशन गिवन है। आपको इसमें m की वैल्यू निकालनी है। आपको देखते ही पता चल रहा है कि इसमें y और x है। पहले आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और उस y और x को जब आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, द फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ से 11x की वैल्यू निकाल सकते हो और इस x की वैल्यू को आप अपनी नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हो। Now put x in the second equation. Understand? Put x in equation 2. तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 21। इसमें आप x की वैल्यू पुट कर दोगे। नाउ सॉल्व द इक्वेशन। आपकी इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस वन। दिस इज 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। तो आपके पास जो y की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 5। अंडरस्टैंड? अब इस y को आप किस में करोगे, x में पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। आप इसको मार्क कर सकते हो एज इक्वेशन 3। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे पुट y इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2, दैट इज 11 माइनस 15 अपॉन 2। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ गई, -2। अंडरस्टैंड? अब आपके पास जो इक्वेशन गिवन है दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस 3। इसमें आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, इस इक्वेशन में आप y और x की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास m आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ y इज 5, तो पुट 5 इज इक्वल टू m। x की वैल्यू आपके पास आ गई -2 प्लस 3। अंडरस्टैंड? ये 3 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा तो इट बिकम्स -2m। दिस इज 2 इज इक्वल टू -2m। तो आपके पास m की वैल्यू आ गई -1। अंडरस्टैंड? तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। जस्ट सॉल्व द टू इक्वेशंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स दैट इज x and y. आफ्टर दैट पुट द वैल्यू ऑफ दोज वेरिएबल्स इन अनदर, दैट इज थर्ड इक्वेशन। तो आपके पास यहाँ पे अनदर वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी दैट इज m. अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज देयर आर द वर्ड प्रॉब्लम्स। आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस बनानी है, फिर इक्वेशंस को बनाने के बाद उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। यहाँ पे आपको हिंट दिया हुआ है कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, और जो दोनों नंबर्स हैं उनका जो डिफरेंस है दैट इज 26। आपको दोनों नंबर्स निकालने हैं। तो जब आपको जो चीज़ निकालनी होती है, मैंने आपको बताया था, उसको लेट करना पड़ता है। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x। आप यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट नंबर को लेट कर लो, फर्स्ट नंबर बी x एंड another number be y। ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है दैट इज 26। तो पहली इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, की दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस आया है वो 26 है। अनदर इक्वेशन के लिए हिंट है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, कि अगर मेरा फर्स्ट नंबर x है, उसने क्या बोला है कि जो x है वो आपके दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि जो x है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब आपको x और y दोनों ही निकालने हैं। अब यहाँ पे देखो, सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आपको बहुत इजी वे दिया हुआ है कि आपकी जो सेकंड इक्वेशन फ्रेम हुई है वो आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इक्वेशन 1 में।
अंडरस्टैंड, तो आप लिख सकते हो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो दिस इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। एक्स के बदले क्या पुट कर दोगे, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 13। तो आपके पास जो सेकेंड नंबर आया वो क्या आ गया, 13। अब आप क्या करोगे, इस y को पुट कर दोगे, पुट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 2। तो आपके पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3y विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13 विच इज इक्वल्स टू 39। तो आपके पास फर्स्ट नंबर क्या आ गया, 39। अंडरस्टैंड, बस आपको अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे से पढ़नी है, और जब वर्ड प्रॉब्लम्स आप पढ़ लोगे तो इक्वेशंस बना लोगे तो सॉल्व करना बहुत ईजी है। देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 13 एंड अनदर नंबर इज इक्वल्स टू 39. Understand? So this is about the first part of this question. Now the second part of this question is the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Find them. अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि supplementary angles हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि let the angles be x and y. आपने यहाँ पे जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनको लेट कर लिया x एंड y, एंड यू नो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अंडरस्टैंड, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन का हिंट दिया हुआ है। सेकेंड इक्वेशन कॉमन सेंस है कि दोनों एंगल्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप फर्स्ट इक्वेशन उस चीज़ से बना सकते हो कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन के लिए आपको हिंट दिया हुआ है कि आपके पास जो एक एंगल है, दोनों एंगल में से जो बड़ा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर मैं x को मान लूँ लार्जर एंगल और y को मान लूँ मैं स्मॉलर एंगल। अंडरस्टैंड, कि जो लार्जर एंगल है दैट इज एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। एक्सीड्स मतलब ज़्यादा, कि जो मेरा बड़ा एंगल है x दैट इज एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, कि छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। समझ में आया कि आपको हिंट में क्या दिया हुआ है कि जो आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स का बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो आपका क्या इक्वेशन बन गई, x इक्वल्स टू वाई प्लस 18। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अगेन आप इसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1। तो आपकी इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप डायरेक्टली इसमें पुट करो y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2y इज इक्वल्स टू 162। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 81 डिग्री। अंडरस्टैंड, नाउ पुट y इन इक्वेशन 2। अंडरस्टैंड, तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18, तो दैट इज 81 प्लस 18, तो दिस इज 99 डिग्री। तो आपके पास x क्या आ गया, 99 डिग्री। देयरफॉर लार्जर एंगल आपका क्या हो जाएगा, लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू 99 डिग्री, स्मॉलर एंगल इज इक्वल्स टू 81 डिग्री। अंडरस्टैंड, तो दिस इज अबाउट दिस पार्ट। आपको सिर्फ अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड करना है। जब आप स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड कर लोगे आप क्वेश्चंस को इजीली परफॉर्म कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द पार्ट इज कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 7 bats and 6 balls for rupees this. Later she buys इतने एंड इतने फॉर इतने, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। उसने बोला कि एक क्रिकेट टीम, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि क्रिकेट टीम का जो कोच है उसने क्या खरीदे, 7 बैट्स परचेज करे और 6 बॉल्स परचेज करी, और उन दोनों को परचेज करके इतने रुपए में परचेज किया टोटल। बाद में उसने 3 बैट्स खरीदे, 5 बॉल्स खरीदी, इतने में। आपको एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट निकालनी है। जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम लेट करते हैं। तो आप क्या करोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू रुपीज़ x एंड कॉस्ट ऑफ 1 ball इज इक्वल्स टू रुपीज़ y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने 7 बैट्स परचेज करे, तो 7 बैट्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 7x
प्लस 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6y, दोनों की कॉस्ट मिला के उसने कितने रुपीस पे करे 3800। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए उसने आपको हिंट दिया है दैट शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज दिस, मतलब 3 बैट्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी और आपकी 5 बॉल्स की कॉस्ट 5y हो जाएगी, और दोनों की कॉस्ट के लिए उसने कितने रुपीस पे करे 1750। तो दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैं क्या करूँगी इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लूँगी, दैट इज 3800 माइनस 6y अपॉन में 7, इसको मैं मार्क कर दूंगी थर्ड इक्वेशन। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, अंडरस्टैंड। मैं अनदर इक्वेशन में उसको पुट कर दूंगी, तो ये मेरे पास हो जाएगा दिस इज 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। नाउ सॉल्व इट। तो इट इज़ अबाउट 11400 माइनस 36 18y अपॉन में 7, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन 2 आना था, अंडरस्टैंड, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। नाउ टेक द LCM, दैट इज 11 माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 1750 इंटू 7, इट इज़ 11400 plus 17y which is equals to this one. So this is 17y is equals to 12250 minus 11400. 17y is equals to तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 50, understand. So this is about the value of y. Now the value of x is, now put y in equation 3, this is equation 3, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि put y in equation 3. equation 3 is this. now put the value of y, y की वैल्यू आपकी क्या आई है 50 अपॉन में 7, तो दिस इज 3800 माइनस 300 अपॉन में 7, which is equals to 3500 upon 7, which is equals to 500. तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 500। तो दैट मीन्स हमने x किसे माना था बैट को माना था, तो आप क्या लिख दोगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल is equals to ₹50. Understand? So this is about the question. In this question we have to find the cost of 1 bat and 1 ball. According to the question, just frame the equations. After framing the equations, just solve them using substitution method. Understand? Now the next part of this question is, in this question taxi charges consist of fixed charge with the charge of distance covered. For a distance of 10 km, charge paid is 105 and the journey of 15 km, the charge paid is 155. आपको फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है। इस क्वेश्चन में गिवन है जैसे कि अगर आपने 3 व्हीलर में ट्रैवल किया हो तो 3 व्हीलर में आप देखते हो कि जब वो मीटर सेटअप करता है तो वो आपका 25 रुपीज़ पे सेटअप कर देता है, तो दैट इज़ द फिक्स्ड चार्ज कि आपको ऑटो में बैठते ही वो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। सिमिलरली आपके टैक्सी के साथ बोला गया है कि जो टैक्सी चार्जेस है उसमें फिक्स्ड चार्ज तो देना ही देना है, साथ में आपको वो चार्जेस भी देने जितना किलोमीटर आप ट्रेवल करोगे। तो आप सबसे पहले इसमें निकाल लो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹x। आपने फिक्स्ड चार्ज को क्या मान लिया x मान लिया, एंड द चार्ज पर किलोमीटर के चार्ज को आप क्या मान लोगे चार्ज पर किलोमीटर भी ₹y। अंडरस्टैंड? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए आपने कितने पैसे पे करे हैं 105, मतलब टोटल मनी तो आपने 105 पे करी है। अभी 105 आई कैसे होगी, फिक्स्ड चार्ज तो आपको देना ही देना है प्लस चार्ज पर किलोमीटर का मतलब क्या होगा फिक्स्ड चार्ज तो आपको देना ही देना है प्लस आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है मतलब पर किलोमीटर की कॉस्ट y है, तो 10 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी हो गई 10y।
तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105. अंडरस्टैंड. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन है, उसमें बस 10 किलोमीटर के बदले उसने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया है, 15 किलोमीटर. तो जस्ट फ्रेम द इक्वेशन दैट इज x प्लस 15y इज इक्वल्स टू ₹155. अंडरस्टैंड. अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन सेकेंड में से मैं x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लूंगी. इट इज 155 माइनस 15y. तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन. x और y निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में इसलिए पुट कर रही हूँ क्योंकि मैंने इक्वेशन 2 से निकाला है. तो इट इज x प्लस 10y इज इक्वल टू 105. पुट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105. It becomes minus 5y is equals to 105 minus 155 minus 5y is equals to minus 50. तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, 10. मतलब जो चार्ज पर किलोमीटर आप दे रहे हो दैट इज ₹10. नाउ पुट y इन इक्वेशन 3. अब आपके पास जो इक्वेशन 3 थी दैट इज x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y. पुट द वैल्यू ऑफ y. y की वैल्यू आपकी क्या आई है, 10. तो इट इज 155 माइनस 150 विच इज इक्वल्स टू ₹5. अंडरस्टैंड. तो देयरफॉर चार्ज पर किलोमीटर आपका क्या आया है, चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू ₹10. और आपके पास जो फिक्स्ड चार्ज आया है दैट इज x. तो दैट इज इक्वल्स टू ₹5. अंडरस्टैंड. इसके आगे एक और क्वेश्चन है कि अगर आपका पर्सन है वो 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे. when the person travels a journey of 25 kilometer, he has to paid how much money, that is x plus 25y. This is the equation. अंडरस्टैंड. तो उसे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, आप इसमें अपनी वैल्यू पुट कर सकते हो. तो x की वैल्यू आपकी 5 आ गई प्लस 250 बिकॉज y इज 10. तो उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, 255. तो देयरफॉर ही हैज टू पेड ₹255. अंडरस्टैंड. तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके फिक्स्ड चार्जेस वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको इक्वेशंस को कैसे बनाना है, क्वेश्चन में कैसे गिवन है. बस आप इक्वेशंस को, स्टेटमेंट्स को अपना रीड करो और आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इक्वेशन बना सकते हो. समझ में आया. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator, and if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5 by 6. Find the fraction. सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. तो आप लेट कर लो कि लेट द न्यूमरेटर बी x and denominator बी y. अंडरस्टैंड. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैं 2 को दोनों में ऐड कर दूं, न्यूमरेटर में भी अगर मैं 2 को ऐड कर दूं, डिनोमिनेटर में भी मैं 2 को ऐड कर दूं, तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, 9 by 11. अंडरस्टैंड. तो इक्वेशन मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना पड़ेगा. नाउ सॉल्व इट. तो दिस बिकम्स दिस एंड दिस बिकम्स दिस. अंडरस्टैंड. तो इट इज, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी दैट इज 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4. तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. अंडरस्टैंड. नाउ द सेकेंड इक्वेशन के लिए हिंट क्या दिया है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर, कि अगर मैं 3 को न्यूमरेटर में भी ऐड कर दूं, डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दूं, तो मेरा जो फ्रैक्शन होगा दैट इज 5 by 6. अगेन सॉल्व इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म. तो इट बिकम्स दिस. तो दिस इज 6x प्लस 18 प्लस 5y प्लस 15. सिंपल अपनी इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है. तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी -3. तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अंडरस्टैंड. अब सब्सटीट्यूशन मेथड करने के लिए मैं इक्वेशन 2 से ही x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लूँगी. तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3
प्लस 5y अपॉन में 6, इसको मैं मान लूँगी थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को मैं किस में पुट करूँगी? इक्वेशन 1 में, क्योंकि मैंने जो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है वो मैंने कहाँ से करी है? इक्वेशन 2 में से। नाउ आपको क्या करना है? इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, ऐसे भी आप लिख सकते हो या लिख सकते हो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो आपके पास दिस इज द इक्वेशन 1। x की वैल्यू आपके पास क्या है? 5y माइनस 3 अपॉन में 6 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। इट बिकम्स 55y माइनस 33 अपॉन में 6 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। तो इट इज़ 55y माइनस 33 माइनस 54y इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 6। तो आपके पास ये हो गया 1y इज इक्वल टू 33 माइनस 24। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 9। अंडरस्टैंड? अब इस y की वैल्यू को आप अपने x में पुट कर दो, तो पुट y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 आपकी क्या है? दैट इज 5y माइनस 3 अपॉन में 6 विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू 9 माइनस 3 अपॉन 6 विच इज 45 माइनस 3 अपॉन 6, दिस इज 42 अपॉन 6। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 7। x आपका क्या था? न्यूमरेटर था, और y आपका क्या था? डिनोमिनेटर था। तो देयरफॉर आपके पास जो फ्रैक्शन होगा वो क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7 अपॉन 9। 7 ऊपर इसलिए आया, x ऊपर इसलिए आया क्योंकि मैंने न्यूमरेटर को x माना था और डिनोमिनेटर को y माना था, इसलिए y की वैल्यू मैंने नीचे लिखी है। तो फ्रैक्शन आपका क्या बन गया? 7/9। इसमें मैंने आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना नहीं, मतलब बहुत ही सिंपल फटाफट बताया है, ताकि आपको, मैंने इसको अपनी लास्ट वीडियो में बता ही दिया था कि आपको इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। बस आपको इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। अगर आपको इक्वेशंस बनानी आ गई, इक्वेशन सॉल्व करना तो बहुत ईजी है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। अंडरस्टैंड? द नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. Find their present ages. सबसे पहले आप assume कर लो, let the present age of Jacob is x and present age of his son is equals to y. अंडरस्टैंड? हमने सबसे पहले इसमें एज्यूम कर लिया कि जेकोब की एज ये है और उसके सन की एज ये है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या कह रहा है कि 5 years hence। 5 years hence का मतलब क्या है कि 5 साल बाद, 5 years hence 5 साल बाद जेकोब की एज क्या हो जाएगी? जेकोब्स एज इज x प्लस 5 एंड सन्स एज इज y प्लस 5। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो जेकोब की एज है दैट इज x प्लस 5, वो क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगी सन की एज से। तो मैं क्या करूँगी? इसका 3 टाइम्स कर दूँगी। अंडरस्टैंड? तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी दिस वन। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अंडरस्टैंड कि आपकी 5 साल बाद क्या एज होगी? जो आज आपकी एज है उसमें आप क्या करोगे? 5 को ऐड कर दोगे। समझ में आया? नाउ 5 years ago की बात हुई है कि 5 साल पहले आपकी क्या एज थी। तो 5 years ago, 5 years ago क्या एज रही होगी जेकोब की? जितनी आज है उसकी 5 कम, तो x माइनस 5, और सन की एज उस टाइम क्या होगी? y माइनस 5। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 5 साल पहले जो जेकोब की एज थी वो कितनी थी? 7 टाइम्स, अपने बेटे से 7 टाइम्स थी। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? दिस इज 7y माइनस 35। तो इक्वेशन इज x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। समझ में आया? अब इक्वेशंस बन गई है, जस्ट सॉल्व द इक्वेशंस। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने क्या किया है? वैल्यू बनाई है x की। इक्वेशन 1 से मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगी? इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दूँगी।
तो क्या लिखूंगी, पुट x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरी क्या थी, दैट इज x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। नाउ पुट x की वैल्यू क्या है, 10 प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 30। तो इट इज 10 प्लस 3y द वैल्यू ऑफ x, और ये माइनस 7y भी लिखना था। अंडरस्टैंड? तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, मतलब उसके बेटे की एज आ गई, दैट इज 10 ईयर्स। अब आप क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 आपकी क्या है, दैट इज 10 प्लस 3y। तो दिस इज 10 प्लस 3 इंटू 10, दैट इज 10 प्लस 30। तो दिस इज 40। तो मतलब जेकोब की एज कितनी आ गई, 40। अंडरस्टैंड? तो देयरफॉर जेकोब्स प्रेजेंट एज, आज की एज जेकोब की कितनी हो गई, प्रेजेंट एज इज 40 ईयर्स एंड हिज सन्स एज इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। अंडरस्टैंड? तो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन। इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट्स को रीड करके समझा है और इक्वेशंस बनाई हैं। आपको भी हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपकी इक्वेशंस गलत बनेंगी। जस्ट फ्रेम द इक्वेशंस, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, अंडरस्टैंड, एंड द चैप्टर इज वेरी इजी, जस्ट रीड इट केयरफुली। थैंक यू। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज एलिमिनेशन मेथड, एंड दैट मेथड इज ऑल्सो वेरी इजी। थैंक यू।